दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। विजयगढ़ के राजा वीरेंद्र प्रताप एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राजा के सभी सिपाही और उसके साथी बिछड़ चुके थे। दिन ढलते ढलते राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन राजा तो भटक चुका था। अब इस हालत में राजा वापस नहीं जा सकता था। वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। मजबूरी में राजा को जंगल में ही किसी तरह रात बितानी थी। इसीलिए वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करने लगा। चलते चलते उसे एक जगह धुआं उठता दिखाई दिया। आगे जाकर जब राजा ने देखा तो वहां एक झोपड़ी थी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर मौसम खराब हो चुका है। मुझे रात बिताने के लिए आसरा चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बड़े ही सम्मान के साथ राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों बाप बेटी इस जंगल में रहते थे। वह आदमी जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता था। इसी तरह उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार किया। खाना साधारण था, लेकिन स्वाद में बेहद लजीज था। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आया। राजा अपने महल में तो वापस आ चुका था, लेकिन उसे उस बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की बहुत याद आ रही थी, जिसने उसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना ख्याल रखा था। इधर राजा की शादी मंत्री की बेटी से होने वाली थी, लेकिन मंत्री की बेटी बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और यह फैसला किया कि वह जंगल में रहने वाले उस लकड़हारे की बेटी से विवाह करेगा। इसी तरह राजा और लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। राजा का मंत्री इस बात से बहुत दुखी था और मौके की तलाश में रहने लगा। राजा अपनी रानी के साथ सुखद जीवन बिता रहा था। एक साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरे साल भी एक बेटी पैदा हुई। अब राजा की दो बेटियां थीं। एक दिन अवसर देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का शासन चलाने के लिए एक पुत्र होना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी कर लें, ताकि आपको पुत्र प्राप्त हो सके और वह भविष्य में आपके राज्य का संचालन कर सके। लेकिन राजा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जब मंत्री ने देखा कि उसकी बेटी की शादी राजा से होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो उसने धीरे धीरे सेनापति और अन्य मंत्रियों को अपने जाल में फंसा लिया। फिर एक दिन धोखे से रानी के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। उस समय दोनों राजकुमारियां बहुत छोटी थीं, लेकिन राजा ने फिर भी दूसरी शादी नहीं की। जब मंत्री ने देखा कि उसकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, तो उसने रसोइयों को भी अपने साथ मिला लिया। एक दिन राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी, जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मार डालेगा। इसीलिए वह दासी दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह एक नेक दिल राजा की जगह अब प्रजा को एक बेरहम और क्रूर लालची राजा मिल चुका था। वह दासी और दोनों लड़कियां जंगल में गईं और दासी ने उनका भरण पोषण शुरू कर दिया। समय अपनी गति से बीतता गया और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। इसी दौरान एक दिन दासी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक महसूस किया, तो उसने दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि असल में वह दोनों राजकुमारियां हैं और उनके माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब भी राजकुमारियों को उसने बता दिया। इसके बाद उस नौकरानी की मृत्यु हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गईं। वे अपने माता पिता को याद करतीं और बहुत रोती थीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। होनी तो हो चुकी थी। दिन बीतते गए। एक दिन की बात है,
कि एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आ गया। राजकुमार का एक दोस्त भी उसके साथ था और वह दोस्त मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और फिर अपने दोस्त से उनका मांस पकाने के लिए कहा। राजकुमार खुद जाकर एक घने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और मंत्री के बेटे ने आग जलाकर तीतर का मांस पकाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर सामने एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वह लड़की मंत्री के बेटे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। जब मंत्री के बेटे ने उस लड़की को देखा तो वह भी हैरान रह गया। सोचने लगा, इस सुनसान जंगल में इतनी सुंदर लड़की कहां से आ गई। मंत्री का बेटा उस लड़की के पास गया और उसे अपने बारे में सारी जानकारी दी। इसी दौरान उसे भोजन के जलने की बू आने लगी। मंत्री का बेटा तुरंत भागकर वापस गया और जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि जो वह पकाने का प्रयास कर रहा था वह पूरी तरह से जल चुका था। अब वह बहुत परेशान हो गया तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूं। फिर उस लड़की ने बहुत अच्छे से भोजन बनाकर मंत्री के बेटे को दे दिया। राजकुमार, जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, सोच रहा था, मेरे दोस्त ने इतनी देर क्यों लगा दी। पहले तो वह कभी इतनी देर नहीं लगाता था। मंत्री का बेटा जब पका हुआ भोजन लेकर वहां पहुंचा तो राजकुमार ने जब उस भोजन को खाया तो वह हैरान रह गया। उसने मंत्री के बेटे से पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे पकाया? आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में इतना स्वाद नहीं था। तब मंत्री के बेटे ने उसे बताया, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी है जहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती है। उसी लड़की ने यह भोजन पकाया है, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। और दूसरी तरफ जब छोटी राजकुमारी अपनी झोपड़ी में वापस आई, वह नदी पर कपड़े धोने के लिए गई थी, तो बड़ी राजकुमारी ने उसे मंत्री के बेटे का सारा हाल सुना दिया कि कैसे वह उसे बस देखता ही रह गया। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, तुम देखना, वह राजकुमार अब जरूर तुम्हें देखने के लिए आएगा। तुम इतनी सुंदर हो कि वह तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना और उसके साथ शादी कर लेना, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने सारी बात सुनी और कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब छोटी राजकुमारी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, लेकिन हमारा यह रिश्ता अब दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। यह कहते हुए वह बाहर गई और जब वह वापस झोपड़ी में आई तो उसके पास बहुत से छोटे छोटे सफेद फूल थे। वह फूल उसने अपनी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो तुम रास्ते में इन फूलों को बिखराते हुए जौर आना और मैं इन फूलों का पीछा करते हुए तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। इतने में ही राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ वहां पर आया। जैसे ही उसकी नजर बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह उसे देखकर उसके प्रेम में पागल हो गया। राजकुमार ने पूछा, आप इस जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी अपनी छोटी बहन द्वारा समझाई हुई बातें याद करते हुए राजकुमार को बताने लगी, मैं यहाँ पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माँ की मौत हो चुकी है, जबकि मेरे पिता एक लकड़हारे थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर हम लोग गुजारा करते थे। कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली ही इस जंगल में रहती हूँ। राजकुमार ने जब यह सुना तो फौरन राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। राजकुमारी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजकुमारी ने एक गठरी उठा ली जिसमें सफेद फूल थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया थे और दोनों चलने लगे। रास्ते में बड़ी बहन एक एक करके वह सफेद फूल गिराती जा रही थी। दूसरी तरफ छोटी राजकुमारी पेड़ के पीछे से बाहर निकली और उन सफेद फूलों का पीछा करने लगी। राजकुमार बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में पहुंचा और अपने माता पिता के पास लेकर गया। उसने माता पिता को सारी बात बताई और यह भी कहा कि वह इस लड़की से प्रेम करता है और इसी के साथ दूसरी शादी करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। उसकी माँ भी राजमहल में ही रहती थी और अब तक वह राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। शायद इसी वजह से राजकुमार ने दूसरा विवाह करने का फैसला किया। जब राजकुमार के माता पिता को यह पता चला कि वह दूसरी शादी करने वाला है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया।
लेकिन दोनों जानते थे कि राजकुमार जिस बात की ठान लेता है वह करके ही रहता है। इसलिए उसने शादी के लिए बनावटी खुशी का इजहार किया और कहने लगी, कितनी खुशी की बात है, राजकुमार की एक बार फिर से शादी होगी और हम दोनों सौतन नहीं बल्कि बहन बनकर रहेंगे। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने शादी पर कोई ऐतराज नहीं किया तो बाकी सभी लोग भी राजी हो गए। दूसरी तरफ छोटी बहन फूलों का पीछा करते हुए नगर में आ चुकी थी। पूरे नगर में बड़े उत्सव का माहौल था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी, क्या बात है? हर तरफ खुशहाली छाई हुई है, पूरा राज्य सजा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, हमारे राजकुमार को जंगल में एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली है और राजकुमार उसके साथ विवाह करने वाला है, इसीलिए सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर छोटी बहन ने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं हैं, रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, काम तो मिल सकता है, क्योंकि आजकल राजमहल में बहुत काम है, मैं भी वहां पर जा रही हूँ। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मर चुकी थी। बूढ़ी औरत ने छोटी राजकुमारी से कहा, मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रह सकती हो। असल में वह बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अब बुढ़ापे की वजह से वह काम छोड़ चुकी थी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम महल में कोई काम दिलवा सकती हो? बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को लेकर महल की तरफ चल दिया, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था। बूढ़ी अम्मा जब उसे लेकर महल में पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वह उस बूढ़ी औरत को अच्छी तरह से जानती थी। बूढ़ी औरत ने उसे प्रणाम किया और कहने लगी, यह मेरी भांजी है और आज ही यह गांव से आई है। इस बेचारी के माँ बाप मर चुके हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे महल में दासी के रूप में रख लीजिए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। कहने लगी, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर से अपने गांव से यहाँ पर काम करने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने के लिए जरूर धन की आवश्यकता होगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगी, क्योंकि बाकी सभी दासियां इस महल में पुरानी हैं और वह मेरा साथ नहीं देंगी। तुम्हें उन सब से बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर? छोटी बहन यह जान चुकी थी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और इसकी बातों से उसे किसी साजिश की बू आने लगी थी। बात को समझते हुए उसे देर नहीं लगी और वह जल्दी से कहने लगी, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। राजकुमार की पहली पत्नी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूं, जब राजकुमार राजा बन जाएगा तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने कहा, आप चिंता न करें, भगवान ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगी। यह सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो, बस तुम आज से ही महल में मेरे लिए काम करने लगो और मेरे कहने के मुताबिक चलना। छोटी बहन ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपना हर काम पूरी मुस्तैदी के साथ करूंगी। इसके बाद वह दोनों बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में गई। पहली पत्नी कहने लगी, यह लड़की आज से आपकी दासी है, तुम्हें जो भी काम करवाना हो इससे करवा लेना। अब बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आप कितनी अच्छी हैं। राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, महल में मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं जरा वह देखने जा रही हूँ। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि यहाँ महल में आकर उसे क्या काम करना है। 2 दिन के बाद राजकुमार की शादी बड़ी बहन के साथ हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन हमेशा सारा दिन उसके साथ रहती और सोचती रहती कि दूसरी पत्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि अब तक वह राजकुमार को संतान न दे सकी थी। दूसरी तरफ राजा, रानी और राजकुमार बहुत खुश थे। अब तो बड़ी बहन का और भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन राजकुमार की पहली पत्नी के साथ मिलकर यह सोचने लगी कि क्या किया जाए। अब छोटी बहन भी बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए।
अब छोटी बहन यह भी नहीं बता सकती थी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितना जलती है। वह अगर यह बात बता भी देती तो उसकी बात पर कोई विश्वास न करता, क्योंकि राजकुमार की पहली पत्नी सबके सामने छोटी बहन का बहुत ही ख्याल रखती थी। बड़ी बहन यह बात सुनकर कहने लगी, बहन, मुझे यहाँ पर सभी लोग बहुत ही प्यार करते हैं। मैं तो तुम्हें उसी समय कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ महल में चलो, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने ही कहा था कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा कर रखना। तुम अगर कहो तो मैं अभी भी राजकुमार को सारी बात बता देती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन हो। लेकिन अक्लमंद छोटी राजकुमारी जानती थी कि इस सच्चाई को बताने से सभी लोग उसे झूठा ही समझेंगे। लोग सोचेंगे कि हमने मजबूर समझकर जानबूझकर अपना यह रिश्ता छुपाया, और यह भी हो सकता है कि हम दोनों बहनों को षड्यंत्रकारी या जासूस समझे। यही विचार करके छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, नहीं, तुम अभी किसी को मत बताना। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के पैदा होने का समय आया, राजकुमार की पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे उठाकर मार देना और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन कहने लगी, यह काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर जब बच्चे ने जन्म लिया तो दाई ने बेहोश मां यानी कि बड़ी रानी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को दे दिया। उसने कहा, इसे ले जाकर मार दो और उसकी जगह पर बिल्ली के बच्चे को रख दो। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और छिपते छिपाते पिछले रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने वह बच्चा बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहा, अम्मा, यह बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। यह बात तुम किसी से मत बताना। इसे बकरी का दूध पिलाकर पाल लो। मैं शाम तक आकर इसे संभाल लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी में थी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबको बताया कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह जानवर के बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर सब लोग हैरान और दुखी थे। बड़ी बहन रोती जा रही थी और कह रही थी, यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और न ही कोई उससे बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर अपनी दुनिया बसाएंगे। पर वह नहीं मानी और कहने लगी, मैं राजकुमार से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन रोते हुए वापस अपने घर आ गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारा हाल बता दिया। इस पर अम्मा ने कहा, बेटी, अब जो होना था वह हो चुका है। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। समय आने पर यदि ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, समय बीत गया और इसी दौरान राजा की तबीयत खराब हुई। उसकी मौत हो गई। अब राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया और उसे राजा बना दिया गया। राजपाट की सारी जिम्मेदारी अब राजकुमार और उसकी दोनों रानियों ने संभाल ली। एक बार फिर से बड़ी बहन गर्भवती हुई। इस बार बड़ी रानी ने छोटी बहन को बहुत सारा इनाम दिया और कहा, इस बार तुम बच्चे के जन्म पर उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। इस पर छोटी बहन कहने लगी, इस बार ऐसा न कीजिए बड़ी रानी जी, क्योंकि आपकी भी कोई संतान नहीं है। आपको और राजा को भी उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। बड़ी रानी गुस्से में आकर कहने लगी, अगर तुम्हें यह काम नहीं करना है तो मत कर, मैं यह काम किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी बहन तुरंत बोली, अरे नहीं रानी जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। छोटी बहन एक बार फिर अपनी बड़ी बहन को समझाने लगी, दीदी यहाँ से चलो। पर बड़ी बहन कहने लगी, अब तो मैं रानी बन चुकी हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की इस बात से मन ही मन दुखी हो रही थी। बच्चे के जन्म का समय आया तो एक बार फिर छोटी बहन ने बेहोश माँ के पास से बच्चा उठा लिया और दाई ने उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख दिया। छोटी बहन पहले की ही तरह पिछले दरवाजे से छिपाकर बच्चे को अपने घर ले गई और अपनी बूढ़ी अम्मा को सौंप दिया। फिर वह खुद उल्टे पांव राजमहल में लौट आई। महल में आकर उसने देखा कि एक बार फिर हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। बड़ी रानी कहने लगी, मुझे तो यह औरत लगती ही नहीं है। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते के बच्चे को। मैं तो कहती हूँ कि इसे कारागार में डाल दिया जाए, वरना अगले साल न जाने यह क्या पैदा करेगी। राजा भी अब इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने अपने दोस्त को बुलाया, जो अपने पिता की जगह मंत्री बन चुका था, और आदेश दिया, छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। न जाने क्यों मुझे लगता है कि छोटी रानी निर्दोष है, लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात न सुनी। आखिरकार छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया।
अब तो बड़ी रानी बहुत खुश थी, क्योंकि सारी चीजें उसके मन के मुताबिक हो रही थीं। दिन बीतने लगे। कभी कभी राजा को अपनी छोटी रानी की याद आती, लेकिन जैसे ही उसे बिल्ली और कुत्ते के बच्चे की बात याद आती, वह फिर से रानी से नफरत करने लगता। दूसरी तरफ छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा, अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं महल का काम छोड़कर जा रही हूँ। रानी को दासियों की कोई कमी तो थी नहीं, इसलिए उसने छोटी बहन को जाने दिया। छोटी बहन अपनी बूढ़ी माँ और दोनों बच्चों को लेकर जंगल में अपनी पुरानी झोपड़ी में वापस आ गई। वहां वे दोनों बच्चों को पालने लगीं। 5 साल बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। जब राजा और उसका मंत्री अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पिलाने ले गए, तो उन्होंने देखा कि वहां 2 बड़े ही सुंदर बच्चे खेल रहे थे। उनके पास लकड़ी के घोड़े थे। आते ही दोनों बच्चे अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगे और साथ ही एक गाना गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले, ओ मेरे गुलाम। राजा यह देखकर हैरान रह गया। वह बच्चों के पास गया और उनसे पूछने लगा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े कभी पानी पीते हैं? और क्या लोहे की भी कभी लगाम होती है? इस पर बच्चे हंसते हुए बोले, अगर एक औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है, तो एक न एक दिन ये लकड़ी के घोड़े भी पानी पिएंगे। राजा और मंत्री यह सुनकर चौंक गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? बच्चों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी मौसी ने। राजा ने तुरंत कहा, बच्चों, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उस झोपड़ी पर ले गए, जहां कुछ साल पहले राजा आया था और बड़ी बहन को अपने साथ लेकर गया था। राजा ने जब वहां अपने महल की पुरानी दासी को देखा, तो चौंक गया और पूछने लगा, लड़की, यह बच्चे कौन हैं? यह सब क्या मामला है? छोटी बहन ने राजा से कहा, आप कुछ साल पहले यहाँ से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं उसकी बहन हूँ। मुझे इस बात का अंदेशा था कि राजमहलों में अक्सर साजिशें की जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें पहले से यह अंदेशा क्यों था? वह कहने लगी, हम भी कोई साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों बहनें राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी ही तरह राजा थे। एक बार वह जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना के घर, जो कि एक लकड़हारे थे, उनके पास आसरा ढूंढते ढूंढते ही आए और वहीं पर उनसे मुलाकात हमारी माँ से हो गई। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली। लेकिन महल में न सिर्फ हमारी माँ के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, बल्कि हमारे पिता को भी उसका शिकार होना पड़ा, और इसी तरह से षड्यंत्रों ने हमारे माता पिता को भी मार डाला। हमारे महल में एक दासी थी, जिसने हमें यहाँ पर किसी तरह से बचा कर ले आई। इसके बाद हम इस जंगल में रहने लगे। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा था कि वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी को ना बताए। अगर महल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता, तो मैं कुछ ही समय के बाद सभी को सच्चाई बता देती। लेकिन महल में पहुंचते ही मुझे इस बात का पता लग चुका था कि बहुत ही जल्दी मेरी बड़ी बहन के खिलाफ साजिश होने वाली है, क्योंकि आपकी पहली पत्नी ने भाग्यवश मुझे ही यह सब काम करने के लिए चुना था। वह यह नहीं जानती थी कि वह जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश कर रही है, वह दोनों आपस में बहनें हैं। इसके बाद छोटी बहन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात राजा को बता दी कि किस तरह से बड़ी बहन के बच्चों को कुत्तों और बिल्ली के बच्चों से बदल दिया गया, और यह भी बताया कि ये दोनों बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही बेटे हैं। राजा ने दोनों बेटों को अपने गले से लगा लिया और सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा कि अब बड़ी रानी को वह नहीं छोड़ेगा। लेकिन छोटी बहन ने उसे रोक लिया और कहा कि वह छोटी रानी की अपराधी है। पहले तो आप छोटी रानी को कारागार से निकालिए, इसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा निश्चित करें। राजा को उसकी यह सलाह बहुत पसंद आई, और छोटी बहन अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत नेक दिल और दयालु है, और वह राजा की पहली पत्नी को माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से वह समय वापस नहीं आ सकता था जो छोटी रानी ने कारागार में गुजारा था। राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बिठाया और फिर मंत्री को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को अपने घोड़े पर बिठा ले, क्योंकि राजा ने यह भांप लिया था कि मंत्री की नजरों में राजकुमारी के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा था। इसके बाद वे सभी महल में पहुंचे तो राजा ने सबसे पहले बड़ी रानी की बेड़ियां खुद जाकर कारागार में छोटी रानी के सामने उतार दी। फिर राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, रानी, मुझे माफ कर दो।
मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है और मैं तुम्हें आजाद करने के लिए यहाँ आया हूँ। छोटी रानी को कैद से निकाला गया और बड़ी रानी को उसके सामने पेश किया गया। मंत्री ने सबके सामने एक बार फिर से सारी सच्चाई बयान की। छोटी रानी को जब उसके बच्चे और छोटी बहन मिल गए तो वह उनके गले लगकर रोने लगी। फिर राजा ने कहा, रानी, आज तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम बड़ी रानी को सजा दो। मगर छोटी रानी ने यह कहकर उसे माफ कर दिया कि गुजरा हुआ समय वापस नहीं आ सकता, और दूसरा, यह सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। अजब बड़ी रानी, जो कि थर-थर कांप रही थी, यह बात सुनी तो वह रोते हुए छोटी रानी के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत उपकार किया है। अब तो पूरे महल में उत्सव की तैयारी होने लगी। इसी मौके पर मंत्री ने राजा के सामने अपनी छोटी राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की तरफ देखा। छोटी राजकुमारी ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से छोटी राजकुमारी और मंत्री का विवाह हो गया। इसके बाद वे एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी। एक समय की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटे से घर में एक विधवा महिला रहती थी। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था। वो हर रोज समुद्र किनारे जाती और मछुआरों द्वारा छोड़ी गई मछलियां उठा लाती थी। इसी तरह उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन जब वो समुद्र किनारे मछलियां बटोर रही थी, थोड़ी दूर एक जहाज आकर रुका और उसमें से कुछ आदमी जहाज से उतरकर किनारे आए। उनके हाथों में दूरबीनें थी और वे तेजी से महिला की तरफ आ रहे थे। गरीब महिला ने मछलियां वहीं छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से लगाकर डर भरी नजरों से आने वालों को देखने लगी। एक मोटा बूढ़ा आदमी, जो शक्ल से कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे कितनी बड़ी गलती हुई। कोहरे और धुंध की वजह से हम गलत जगह उतर गए। ये वो द्वीप नहीं है। खैर, आओ उस महिला से पूछते हैं। वो महिला के पास आया और नरमी से बोला, बहन, क्या तुम यही कहीं रहती हो? जी, मैं यहीं पर रहती हूं। महिला झिझक कर बोली, मैं पास ही एक छोटे से घर में रहती हूं। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोककर पूछा, क्या यहां कोई शहर है? हमें कुछ खरीदना है। यहां पास में कोई शहर नहीं। महिला ने उन्हें जवाब दिया। वे जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नजर महिला की गोद में दुबके बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, आह, कितना प्यारा बच्चा है। ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार नाविक बनेगा। ऐ महिला, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? इसका पिता कहाँ है? महिला की आंखों से आंसू झरने लगे। वो हिचकियां लेते हुए बोली, इसका पिता इसके पैदा होने से पहले ही मर गया था। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह सर हिलाया जैसे उस पर बहुत असर हुआ है। वो बच्चे को फिर से गौर से देखकर कहने लगा, गरीब महिला, मुझे डर है कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तुम अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती हो और तुम चाहती हो कि ये बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम कमाए, इसे मुझे दे दो। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तुम जितनी चाहो मुझसे दौलत ले सकती हो। मां ने अपने बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। मुझे मरना मंजूर है, मगर इससे जुदा होना मंजूर नहीं। ये तुम्हारी गलती है। कप्तान बोला, जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछुआरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी गर्व कर सको। महिला की आवाज भारी हो गई। एक तरफ बच्चे का मोह और दूसरी तरफ उसकी भलाई और आराम। उसकी शक्ल से मालूम होता था कि वो बड़ा दयालु
और ईश्वर से डरने वाला इंसान है। उसने थरथराते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया और कप्तान ने नोटों का एक बंडल महिला के हाथ में थमा दिया। कप्तान ने कहा, ये लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्च है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लेकर जरूर आऊंगा। तुम किसी तरह की चिंता मत करना। ये कहकर वो जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से वापस चला गया। मां बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी नजरों से जाते हुए जहाज को देखती रही और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो धीरे धीरे चलती हुई घर वापस आ गई। इस घटना को 18 से 20 साल गुजर गए और वो नन्हा बच्चा एक लड़का और लड़के से एक नौजवान लड़का बन गया। बूढ़े कप्तान ने उस लड़के का नाम रशीद रखा। रशीद ने ये 18 साल उसी जहाज पर गुजारे थे। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने जहाज पर ही अपना होश संभाला। कुछ तो उसकी दिलचस्पी और बुद्धिमत्ता और कुछ बूढ़े कप्तान की शिक्षा। वो कम उम्र में ही नाविक के तमाम गुणों से वाकिफ हो गया और उसने समुद्री यात्रा के सारे नियम कानून याद कर लिए। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और मन ही मन मुस्कुराता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान रशीद जहाजों की रखवाली करता। कभी कभी तो रशीद को अपनी मां याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, पिताजी, क्या मेरी कोई मां नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता, तुम्हारी मां थी और बहुत अच्छी और बहुत समझदार और शरीफ महिला थी। फिर इतनी धीमी आवाज में कि रशीद कहीं सुन न ले, बुड़बुड़ाता, ईश्वर जाने बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि जाकर मिलाऊं, कोई न कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। खैर, जिस जहाज पर रशीद काम कर रहा था वो एक बहुत बड़े व्यापारी का जहाज था। उस व्यापारी के पास उसके अलावा 6 जहाज और भी थे जिनके जरिए वो दुनिया भर में व्यापार करता और खूब मुनाफा कमाता। अब की बार जब रशीद का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े व्यापारी ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाया और भगवान का शुक्र है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक इच्छा ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है संतान। खैर, मेरी किस्मत, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और इसलिए सोचता हूं कि अपने सारे माल दौलत का किसी अच्छे आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मेरी नजर में तुम्हारे सिवा मेरे माल दौलत का कोई भी हकदार नहीं। हालांकि तुम भी बहुत बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई संतान नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का हट्टा-कट्टा नौजवान। मैंने उसे नाविक के सारे गुण बताकर एक होशियार नाविक बना दिया है और वो बड़े बड़े जहाज के कप्तानों को भी मात देने लगा है। अच्छा, व्यापारी ताज्जुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई संतान भी है। मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता, कप्तान ने जवाब दिया। मेरे निजी मामलों से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है, व्यापारी बोला। तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा गया और रशीद को अपने साथ लेकर व्यापारी के पास पहुंच गया। बूढ़े व्यापारी ने ध्यान भरी नजरों से रशीद की तरफ देखा और बोला, खूब खूब नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम मेरे बेटे कहलाओगे। रशीद थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब, मैं सारी जिंदगी समुद्र में ही रहा हूं। समुद्र की लहरों के थपेड़े खाकर ही मैंने होश संभाला। समुद्र के खतरनाक पानी में ही मैं पल बढ़कर जवान हुआ हूं। इसलिए मुझे पानी से ही मोहब्बत है, क्योंकि अब आपकी मर्जी अब मुझे अपने साथ रखने की है, इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं। मैं खुशी से आपकी सेवा करूंगा। उस दिन से रशीद बूढ़े व्यापारी के साथ रहने लगा और माल गोदामों का देखरेख करने वाला बना दिया गया। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी से इतना अच्छा काम किया कि बिक्री बढ़ने लगी
और इतने व्यापारी माल खरीदने के लिए आने लगे कि सबकी मांग पूरी करना मुश्किल हो गई। सारे गोदाम खाली पड़े थे और जहाज अभी माल लेकर नहीं आए थे। ये देखकर रशीद ने व्यापारी से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापस आऊं। अगर थोड़े और दिनों तक माल न आया तो व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचेगा। बूढ़ा दिल से तो नहीं चाहता था कि रशीद उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद को देखकर उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। फिर रशीद अपने जहाजों को लेकर समुद्र की लहरों और अपने सफर को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक और तेज था कि समुद्र की लहरें 30-40 फुट तक उठने लगी और जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। बहादुर रशीद ने अपना होश बचाए रखा। वो इससे पहले सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर उस वक्त वो सिर्फ एक जहाज की देखरेख करता था और अब उसकी देखरेख में और उसकी कमान में कई जहाज थे। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे कोर तूफान पल पल बढ़ता जा रहा था और पानी की धुंध हर तरफ फैलती हुई जा रही थी। इस अफरातफरी में सब जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जिधर को लहरें ले गई बहते हुए चले गए। रशीद का जहाज पूरब की तरफ बहता हुआ जा रहा था। उसने अपने जहाजों को आखिरी बार दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर उसे समुद्र की लहरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। रात भर उसका जहाज लहरों के रहमो करम पर चलता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो एक द्वीप नजर आया। उसने नाविकों को वहां पर एक लंगर डालने का हुक्म दिया ताकि ये मालूम हो सके कि वो कहाँ है और उनकी मंजिल उनसे कितनी दूरी पर है। जहाज किनारे पर थोड़ी दूर के फासले पर खड़ा कर दिया गया और रशीद 2-4 अनुभवी नाविकों को लेकर किनारे पर उतरा। उसने देखा कि 2-4 आदमी एक बूढ़े आदमी की लाश को मार पीट रहे हैं। एक आदमी उसके सर पर जूते मार रहा है और दूसरा आदमी उसकी दाढ़ी और उसके बालों को नोच रहा है। रशीद को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें ईश्वर का डर नहीं? एक आदमी उसे बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले इसने 50 रुपए हमसे कर्ज लिया था और अब ये कर्ज दिए बगैर ही दुनिया से चला गया। अब इसलिए हम इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ठहरो ठहरो, रशीद बोला, ये लो अपने 50 रुपए और इसे छोड़ दो। रशीद ने 50 रुपए अपनी जेब से निकालकर उनके आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी की लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है, रशीद अपने साथियों से बोला, क्या इससे पहले तुम कभी यहां पर आए हो? मैं तो यहां कभी नहीं आया, एक नाविक बोला। सुना है पूरब की तरफ एक द्वीप है जिसका नाम जंगार है। क्या ये वही तो नहीं है? होगा, रशीद बेपरवाही से बोला और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचे जहां एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और उनके बीच आग का एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा था। अलाव के करीब एक बहुत खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वे उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। रशीद भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाकर बोला, ये क्या मामला है? तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा आग में जला दिया जाए। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गई। इसलिए बादशाह ने नाराज होकर हुक्म दे दिया कि इसे और इसके सारे परिवार को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी परिवार को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है, मगर तुम्हें क्या? तुम अपना रास्ता लो। ठहरो, रशीद ने सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली निकालकर उस आदमी के हाथ पर रख दी
इसमें इतनी सोने की मोहरें हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये सोने की मोहरें रख लो और इस मजबूर महिला को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि हमने उसे जला दिया। पहले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर सोने की मोहरें लेकर वहां से चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी नजरों से रशीद की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान न बचाते तो मेरा भी वही हश्र होता जो मेरे परिवार का हुआ। तुम यहां पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो? रशीद ने उसे बताया कि वह एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहां से व्यापार का सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना ही सोना देंगे। अच्छा, रशीद भौचक्का होकर बोला। हां, लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और उसे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज है और मैं उसे बेचना चाहता हूं। वो खुशी से राजी हो जाएगा और उसके बदले तुम्हें सोना दे देगा। मगर होशियारी और समझदारी का काम है। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए तो तुम अपने जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना। अगर जरा भी देर हुई तो ये जंगली लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। रशीद ने उस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास पहुंच गया। वो उसे बड़े आदर से पेश आया और जब रशीद ने उसे बताया कि वो जहाज भरकर कोयला लाया है तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम उसे मुझे बेचना चाहते हो? मुंह मांगे दाम दूंगा। अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए। रशीद ने सौदागर से कहा, मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी बातचीत सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वे जहाज का लंगर उठा दे। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे नाविकों को हुक्म दिया कि वे तैयार रहें कि जैसे ही इशारा मिले वे जहाज का लंगर उठा दे। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आ मौजूद हुआ। रशीद ने सारा कोयला किनारे पर पहले ही से उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि कुछ आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान और व्यापारी रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खाकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे, मगर रशीद के जहाज का कुछ पता नहीं था। जब रशीद वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा व्यापारी और कप्तान खुशी से फूले नहीं समाये और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो अपने साथ बेशुमार सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बूढ़ा व्यापारी लड़की के साथ बेहद प्यार और नरमी से पेश आया और उसकी खूब सेवा की, लेकिन रशीद ने देखा कि वो चुप चुप और खामोश सी रहती है। आखिर रशीद ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, रशीद हैरानी से बोला। क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूं, अब आराम करना चाहता हूं। लेकिन क्यों? तुम्हारा कुछ काम है? हां, लड़की सर झुकाकर बोली। पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था पर अब मेरे काम के लिए सफर करोगे। बोलो, क्या तुम हस्पानिया जाओगे? रशीद हंसकर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं व्यापार के लिए हस्पानिया जाना चाहता हूं। जब वो इजाजत दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज में थोड़ा कोयला भरा
और फिर अपने मालिक से इजाजत लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो। लड़की ने अलमारी में से एक बढ़िया कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुंच जाओ तो रविवार के दिन ये कोट पहनकर शाही गिरजाघर जाना। वहां पादरी की वेदी के करीब 3 कुर्सियां पड़ी होंगी, 2 सोने की और एक चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये एक अंगूठी और 2 किताबें, और लो अंगूठी को दाहिने हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या महारानी तुमसे सवाल करें तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। रशीद ने लड़की की बातों को खूब याद कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। रविवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। प्रार्थना का वक्त हो चुका था और सारा गिरजाघर श्रद्धालुओं और आदमियों से भरा हुआ था। रशीद बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बादशाह और महारानी भी आ गए और रशीद की दाहिने हाथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर प्रार्थना शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी, साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता जाता जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग प्रार्थना में लगे थे, लेकिन बादशाह और महारानी रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते महारानी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। रशीद ने कहा कि मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो बादशाह और महारानी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बादशाह और महारानी खड़े हो गए। रशीद बोला, हुजूर, मुझे बेवजह शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हुजूर की सेवा करूं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। बादशाह बोला, क्या आज की शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं। रशीद ने जवाब दिया। फिर बादशाह ने रशीद का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त महारानी ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं, क्या सच सच जवाब दोगे? जरूर महारानी जी। क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात सही है। महारानी फिर हिचकियां भरते हुए रोने लगी और बोली, तो फिर वो कहाँ है? जल्दी से मुझे उसका पता बता दो, मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरी लड़की है। रशीद बोला, मैंने उसे एक जंगली लोगों के द्वीप से बचाया था। अब वो मेरे वतन में है और आराम से मेरे पिता के पास रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे? महारानी ने जवाब दिया, नहीं, वो कहती थी कि इन लोगों ने मेरे मां बाप को जला दिया। अफसोस, मैं एक दिन बाद वहां पर पहुंचा। महारानी बोली, वो उसके मां बाप नहीं थे, नौकर थे। महारानी भराई हुई आवाज में बोली, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। और महारानी फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने खाने से हाथ खींच लिया और महारानी को दिलासा देते हुए बोला, मगर वो तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी अनजान जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और कुछ नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और महाराज ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वो उसी की है। इसी से मालूम होता है कि वो हमारी बच्ची है। महारानी दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं बादशाह के सामने तुमसे ये वादा करती हूं कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया महारानी जी। रशीद सर झुकाकर बोला, मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी तरह का लालच नहीं था। ये मेरा फर्ज बनता था।
आप मेरे साथ एक जहाज रवाना कर दीजिए। मैं राजकुमारी को आप तक पहुंचा दूंगा। बादशाह के सलाहकारों और मंत्रियों को जब ये पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी दूसरे देश का अजनबी शख्स उनकी बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और इस जहाज के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वो उसका काम खत्म कर दे। जाते में तो उस कप्तान ने रशीद को कुछ न कहा, लेकिन जब जहाज वापस हस्पानिया आ रहा था तो अब कप्तान रशीद को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन रशीद जहाज पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक बेहद खूबसूरत द्वीप दिखाई दिया। समुद्र शांत था। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि जहाज रोक लो, मैं द्वीप देखना चाहता हूं। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठीं। वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। द्वीप से कुछ फासले पर जहाज रोक लिया गया और रशीद एक नाव में बैठकर अकेले ही द्वीप पर जाकर उतर गया। उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। राजकुमारी इन सब बातों से बेखबर थी। वो रात गए तक रशीद का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि वो दूसरे जहाज में आ रहा है। जहाज जब हस्पानिया के बंदरगाह में पहुंचा तो बादशाह और महारानी पहले से ही उनके इंतजार में थे। राजकुमारी का रशीद की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते निढाल हो गई थी। बादशाह भी अपने सहायक की गुमशुदगी से परेशान था। कप्तान ने उसे ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो उस पर शक न कर सका। इधर रशीद भी द्वीप पर ठोकरे खाता इधर उधर फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस किनारे पर आया तो जहाज का दूर दूर तक निशान नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और एक महीना गुजर गया। रशीद हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं कोई यहां से जहाज गुजरे और वो उसे मदद के लिए पुकारे। उसके कपड़े फटकर बराबर हो गए थे। उसके सर के बाल और नाखून इस कदर बढ़ गए थे कि उसे देखते ही डर लगता था। एक दिन वो किनारे पर बैठा अपनी किस्मत को रो रहा था कि अचानक एक छोटी सी नाव किनारे पर आकर ठहरी और चांद की रोशनी में उसे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। क्या तुम ही रशीद हो? उस आदमी ने पूछा, लेकिन रशीद अपनी सोचों में ऐसा खोया था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आदमी और भी चीख कर बोला, क्या तुम बहरे हो? सुनते क्यों नहीं? फिर रशीद उछलकर चौंक पड़ा और नाव की तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम रशीद ही हो? हां, मैं रशीद हूं, उसने जल्दी जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम यहां से जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे यहां से ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। रशीद खुश होकर बोला, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला। रशीद का चेहरा उतर गया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं। मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं मांगता, आदमी बोला, जब तुम सही सलामत अपने वतन पहुंच जाओ तब। रशीद बोला, अगर मैं अपने वतन पहुंच गया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो आओ, नाव में बैठ जाओ। आदमी ने सहारा देते हुए रशीद को नाव में बिठा लिया। तुम अपने वतन वापस जाना चाहते हो या हस्पानिया? हस्पानिया? रशीद चौंक कर बोला। रात भर नाव चलती रही। सुबह 10 बजे के करीब वे हस्पानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद नाविक बोला, मेरा काम खत्म हुआ। ये लो कुछ रुपया, इससे तुम अपनी हालत सुधार लो, और जब तुम अपनी ये हालत सुधार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। रशीद ने वो पैसे लिए और पहले नाई की दुकान पर गया। उसने अपना हुलिया सुधारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में चला गया जहां पर वो पहले ठहरा था। राजकुमारी उसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। बादशाह और महारानी को जब ये खबर मिली तो वे भी उसका नाम सुनकर बहुत खुश हो गए। थोड़े दिन बाद रशीद की शादी राजकुमारी से हो गई। शादी में रशीद का मुंह बोला पिता, वो कप्तान और वो व्यापारी भी शामिल थे। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था और जब उसने रशीद को बताया कि ये बुढ़िया तुम्हारी मां है। रशीद कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा
और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब व्यापारी भी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और खुद ईश्वर की याद में व्यस्त हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।